तस्वीरों में दिख रहा है ये क्रिएचर कोई फोटोशॉप्ड एडिट या एआई नहीं है, बल्कि एक्चुअल डेमीगॉर्गन है जिसे आप स्ट्रेंजर थिंग्स में देखते हैं। और जिन्हें यकीन ना हो वो खुद गूगल पे स्ट्रेंजर थिंग्स रियल लाइफ मॉन्स्टर सर्च करके देख ले। टॉप इमेज आपको यही मिलेगी। स्ट्रेंजर थिंग्स इस दुनिया का सबसे बड़ा शो है जिसके सीजन 5 ने तबाही मचा दी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके क्रिएटर्स इस शो के लिए एक एक्चुअल फैसिलिटी और लैब से इंस्पायर्ड हुए थे, जहां बच्चों पर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स चलाए जाते थे। और अगर आपको स्ट्रेंजर थिंग्स कभी कभी डार्क लगता है तो जरा ठहरिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में उसके पीछे की असली कहानी जान के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। ये कहानी शुरू होती है साल 1943 से फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में। एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, प्रोजेक्ट रेनबो। दरअसल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की रचना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मदद से यूनिवर्स में मौजूद मेजर फंडामेंटल फोर्सेस को कंबाइन किया जा सकता है और एक सिंगल फील्ड बनाई जा सकती है, जिससे वो सारी फील्ड्स मैनिपुलेट की जा सके और उससे लिटरली करिश्मे किए जा सकते हैं। विश्व युद्ध का दौर था। जापान और अमेरिका के संबंध खासकर नेवल बैटलफील्ड में बीतते वक्त के साथ किस कदर बिगड़ रहे थे, इसकी खबर हम सभी को है। ऐसे में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन को यह प्रोजेक्ट दिया गया, इस उम्मीद से कि आइंस्टाइन की थियोरी को थोड़ा सा इधर उधर करके एक ऐसा तरीका इजाद किया जा सके जिससे उनका जहाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के रडार के लिए इनविजिबल हो जाए, जिससे कि वो बिना दुश्मन को पता लगे उसके पास पहुंचकर उसे जड़ से खत्म कर सके। अब महीनों तक तैयारी की गई और फाइनली 28 अक्टूबर को वो दिन आया जब यूएसएस एल्ड्रिच पर सारे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करके रडार्स सेटअप किए गए उसकी रीडिंग्स चेक करने के लिए। अब जैसे ही मशीन ऑन करी गई, हाईली पावर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हुई और रडार को मॉनिटर करने वाले लोगों ने देखा कि वो जहाज रडार पर इनविजिबल हो गया है। पूरे केबिन में खुशी का माहौल था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया था जो उन्हें बिना किसी कॉज़ैलिटी के जापान पर बड़ी जीत दिला सकता था। लेकिन जब वो अपने केबिन से बाहर निकले तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जहाज सिर्फ रडार पर ही नहीं बल्कि असलियत में भी वहां से गायब हो गया था, मानो कहीं पर टेलीपोर्ट हो गया हो। उस वक्त जितने भी एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, नेवल शिप्स वहां पर मौजूद थे, सबको तुरंत अल्टीमेटम भेजा गया और जहाज ढूंढने के लिए रवाना किया गया। क्योंकि जो ऑफिसर्स बाहर से भी इसे विटनेस कर रहे थे ना, वो खुद ये कह रहे थे कि जहाज कहीं मूव नहीं किया है, बल्कि मशीन के चालू होते ही अचानक मानो हवा में गायब हो गया हो, ऐसी चुटकी बजाते ही कुछ ही सेकंड्स में। लेकिन चूंकि ये एक्सप्लेनेशन साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं था, इसीलिए लोगों ने ये माना कि जरूर उन ऑफिसर्स को कुछ भ्रम हुआ होगा। सेकंड कब मिनटों में और मिनट कब घंटों में बदल गए पता नहीं चला कि तभी कुछ ही देर में अचानक पानी के उसी हिस्से में जहां पर यूएसएस एल्ड्रिच खड़ा था वहां हरकत होने लगी। आसपास के रेडियस में जो भी मौजूद था वो डर से दूर भागने लगा कि कहीं कोई और बड़ी चीज तो नहीं होने वाली है, कि तभी हवा के बीच ही जैसे वो जहाज अपने आप वहां पर इमर्ज हो गया। सबकी सांसों में सांस आई भी, पर फिर दोबारा गले में अटक गई, क्योंकि उस शिप में ऑनबोर्ड क्रू का कोई व्यक्ति उस वक्त उसके ऊपर नहीं दिख रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। 2 टीम्स को असेंबल किया गया और जहाज का जायजा लेने के लिए अंदर भेजा गया। मगर अंदर जो दिखा वो विज्ञान तो क्या, चमत्कार से भी परे था। लोगों के शरीर लोहे से चिपक चुके थे, मानो उन्हें किसी ने लोहे के बीच में चुनवा दिया हो। किसी किसी का तो केवल हाथ और चेहरा इस तरफ दिख रहा था, बाकी अंदर का शरीर जैसे शिप की आयरन बॉडी के दीवारों में ही फ्यूज हो गया था। जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ था वो एक कमरे में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुछ लोगों का मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक भी था, तो भी वो ढंग से चल फिर नहीं पा रहे थे और बस एक ही बात कर रहे थे कि हमें यहाँ से ले चलो। कुछ समय बाद यूएसएस एंड्रयू नाम के शिप के जूनियर क्रू ने दावा किया कि उन्होंने कुछ पल के लिए नॉरफॉक के समुद्र के पास यूएसएस एल्ड्रिच को देखा था और फिर कुछ समय बाद अचानक ही वो अपने आप गायब हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि ये बयान प्रोजेक्ट रेनबो के पब्लिक होने से पहले आया था और उन्होंने भी इसको इसीलिए कह दिया क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था।
इसलिए उन्होंने भी इसे भ्रम मानकर हल्के में ही एडमिट कर लिया। मगर जो वैज्ञानिक प्रोजेक्ट रेनबो का हिस्सा थे वो तुरंत समझ गए कि उस दिन यूएसएस एल्ड्रिच सिर्फ रडार के लिए इनविजिबल या फिर आंखों से ओझल नहीं हुआ था, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस की वजह से समहाउ टेलीपोर्ट होकर नॉरफॉक में चली गई थी। और जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दोबारा से उसी तरह शुरू हुई, जहाज वापस से उसी जगह पे आ गया जहां से वो गायब हुआ था। अब सुनने में भले ही ये एक मनगढ़ंत कहानी लगती है, लेकिन शक और ज्यादा गहरा हो गया जब बाद में यूएसएस एंड्रू के उस क्रू से फोर्सफुली उनका बयान वापस लिया गया, जिसका मतलब इसमें कुछ तो ऐसी सच्चाई थी जिसे अमेरिकन नेवी चाहती नहीं थी कि वो दुनिया के सामने आए। मगर इस एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्हें एक ऐसा सक्सेस फॉर्मूला मिल गया जिससे वो दुनिया जीत सकते थे, द अननोन पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैनिपुलेशन। तो विश्व युद्ध खत्म हुआ और शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे लंबा युद्ध, रशिया और अमेरिका के बीच चलने वाला कोल्ड वॉर। इस बार ये युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से लड़ा जा रहा था। अमेरिका न्यूक्लियर वेपन बना के पहले ही रशिया से बहुत ज्यादा आगे था, लेकिन उन्हें पता था कि अगर उन्हें इस कोल्ड वॉर में और भी आगे रहना है तो उन्हें एक ऐसा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू करना होगा जिसका पूरे ग्लोब पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो। साथ ही उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर उनके देश को एक पावरफुल वेपन भी मिल सके जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सके। और यहीं पर एंट्री होती है ऑर्गोन एनर्जी और प्रोजेक्ट फीनिक्स की। तो ऑस्ट्रियन रिसर्चर विल्हेम राइक ने प्रपोज किया था कि हर लिविंग थिंग अपने अंदर एक एनर्जी फॉर्म शेयर करती है जिसे ऑर्गोन एनर्जी कहा जाता है। उन्होंने प्रपोज किया था कि ये एनर्जी पृथ्वी और प्रकृति के हर एक हिस्से में होती है, यहाँ तक कि इंसानों में भी। और अगर किसी तरह इसे मैनिपुलेट किया जा सके तो ना सिर्फ इसी ऑर्गोन एनर्जी का सहारा लेके मैसेस में लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बल्कि वेदर कंट्रोल करते हुए सूखी जगह पे बाढ़ और सुरक्षित से सुरक्षित जगहों पे भूकंप लाई जा सकती है। बेहद करीब लोगों के भी दिमाग से खेल के उन्हें कट्टर दुश्मन बनाया जा सकता है और बिना एक उंगली उठाए सिर्फ सेना के सैनिकों को ही आपस में लड़ा के खत्म करा सकती है। सालों तक इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ढूंढी गई, ऐसी लोकेशन का इंतजाम किया गया जहां से ना सिर्फ ट्रांसमिशन बेटर हो सके बल्कि इस प्रोजेक्ट की सीक्रेसी भी मेंटेन रहे और साथ ही वहां आसपास बहुत कम मात्रा में जनता भी हो ताकि उनके ऊपर इसके इफेक्ट्स की प्रैक्टिकलिटी को देखा जा सके। इसी तलाश ने करीब 20 साल बाद आर्मी को पहुंचाया मॉन्टॉक शहर के कैंप हीरो में, जो पहले एक मिलिट्री बेस हुआ करती थी मगर फिर उसे डीकमीशन कर दिया गया। लेकिन इस कैंप की सबसे बड़ी यूएसपी थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा रडार टावर लगा हुआ था जिसे विश्व युद्ध के समय दुश्मन देश के विमानों को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्लान बहुत ही सिंपल था, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, ऑर्गोन एनर्जी को इस रडार की मदद से एम्पलीफाई करने की कोशिश की जाएगी और उसके असर को लेबोरेटरी में या फिर आसपास के इलाकों में देखा जाएगा। तो सब कुछ रेडी हो गया मगर एक दिक्कत अभी भी बाकी थी और वो ये थी कि ऑर्गोन एनर्जी के सोर्स के लिए किसी जिंदा व्यक्ति की जरूरत थी, वो भी ऐसा कोई जिसकी उम्र 18 से 20 से कम हो, क्योंकि साइंटिफिकली भी देखा गया है कि इस एज पे आने के बाद ब्रेन भी पहले के मुकाबले धीरे काम करता है, हेंस उस उम्र के लोग किसी काम के ना होते। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी माँ बाप या ह्यूमन राइट कमीशन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने को राजी नहीं होगा, लेकिन लालच उन्हें किसी भी हद से गुजारने के लिए तैयार थी, जिसके समाधान के लिए उन्होंने आगे जो किया उसको कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। तो सरकार ने अनाथालयों से गैर कानूनी हथकंडे अपना के बच्चे उठाने शुरू कर दिए। सड़क चलते अनाथ, बेघर या ड्रग एडिक्ट्स लड़कों को अगवा करने लगे और उन्हें इस कैंप हीरो में ले आए ताकि उन पे एक्सपेरिमेंट्स चलाए जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा जाता है कि अगर कभी प्रशासन किसी ऐसे बच्चे को उठा लेती थी जिसकी फैमिली होती थी या अगर बच्चे की कंप्लेंट आ जाती थी तो कैंप वाले खुद एक हाई डोज ड्रग देके बच्चों की जान ले लेते थे और फिर उन्हें किसी किनारे डलवा देते थे ताकि उनकी मौत को एक एक्सीडेंट या नॉर्मल किडनैपिंग की तरह दिखाया जा सके और सरकार पे भी कभी शक ना हो। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि साल 1971 से 1983 के बीच इस तरह कुल 1 लाख
लाख से ज्यादा बच्चों को अगवा करके इस कैंप में जबरन लाया गया था। इन बच्चों को इस कैंप में लाने के बाद इन्हें बेहद टाइट शेड्यूल में रखा जाता था। एक एक ग्राम खाना भी नाप के दिया जाता था। किसी बच्चे को या तो पूरे दिन सुलाया जाता था, अगर वो ना सो पाए तो ड्रग्स देके, और किसी किसी को सोने ही नहीं देते थे, चाहे वो जितनी भी मिन्नतें क्यों ना करे। पहले लड़कों को बेहद ही गर्मी में बैठा दिया जाता था, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, और फिर अचानक से माइनस के टेम्परेचर्स में शिफ्ट कर देते थे। पहले उन्हें घंटों भूखा रखते थे और फिर इकट्ठा ढेर सारा खाना जबरदस्ती खाने के लिए देते थे। बच्चे नहीं खाते थे तो उन्हें मार के वरना नली डाल के खिला देते थे। जिन पे कुछ असर नहीं करता था उन्हें LSD दे के ये सब करवाया जाता था। तो ये सब ये देखने के लिए किया गया कि उनका दिमाग ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे रिएक्ट करेगा। उन्हें अर्जेंट इंटरवल्स में दो बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम्स में स्विच करवाया गया ताकि उनकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी और न्यूरोलॉजिकल सेंसरी परसेप्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट में पहुंच सके। अब जो लोग इन सारे टेस्ट के बीच मर जाते थे उनकी बॉडी को बिना ट्रेस छोड़े डिस्पोज कर दिया जाता था, और जब उन्हें लगता था कि बच्चा रेडी है तो उसे बिठा देते थे मॉन्टॉक चेयर में। तो मॉन्टॉक चेयर ठीक किसी शॉक चेयर की तरह ही दिखती थी, बस इसमें बैठे हुए व्यक्ति के सर पे जो सिनेप्सिस लगाए जाते थे वो डायरेक्ट कनेक्टेड रहते थे ऊपर मौजूद रडार पे, और साथ ही वहां पे सारे एम्पलीफायर्स और कंप्यूटर्स थे। इन बच्चों का दिमाग इन एक्सपेरिमेंट्स और टॉर्चर्स के बाद ऑलरेडी इतना स्ट्रांग हो जाता था कि इनकी साइकिक एबिलिटीज ऑलरेडी किसी नॉर्मल इंसान से ज्यादा होती थी। उसके ऊपर से जब इस रडार की मदद से उनकी ऑर्गोन एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज का सहारा लेके और एम्पलीफाई कर दिया जाता था, तब टेस्ट सब्जेक्ट्स ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर पावर्स दर्शाते थे जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन की तरह लगती थी। तो एक बार एक बच्चे ने अपनी दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल करके बेस पे मौजूद सभी लोगों का माइंड कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद उन लोगों का अपने ऊपर से कंट्रोल खो गया था और वो एक दूसरे को मारने लगे थे। उस सब्जेक्ट ने सोचा था कि ऐसा करके जब ये सब लोग आपस में खत्म हो जाएंगे तो वो मौका ढूंढ के भाग निकलेंगे, पर एक वैज्ञानिक ने इससे पहले ही मशीन बंद कर दी, और मशीन बंद होने के कुछ ही सेकंड्स बाद देखने को मिला कि सब्जेक्ट का दिमाग अंदर से मानो फट गया था, जिसके बाद नाक कान समेत उसकी हर जगह से खून निकल रहा था और सब्जेक्ट की मौत हो चुकी थी। अमूमन इस तरह की कोई भी घटना घटने के बाद लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मॉन्टॉक के रिसर्चर्स के लिए ये खुशी का दिन था, क्योंकि उन्होंने अपने कई माइलस्टोन्स में से पहला पड़ाव पार कर लिया था और अब वो फेज 2 में जा सकते थे, जो था मल्टी डायमेंशनल पोर्टल खोलना। ठीक वैसा ही पोर्टल जिसका इस्तेमाल करके साल 1943 में USS एल्ड्रिच टेलीपोर्ट हो गई थी। तो वैज्ञानिकों के इस एस्पिरेशन ने बहुत से टेस्ट सब्जेक्ट्स की बलि ली, लेकिन अंततः ना सिर्फ उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह तक के पोर्टल को खोलने का रास्ता डिस्कवर कर लिया, बल्कि जिन सब्जेक्ट की कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी वो तो इस एम्प्लीफिकेशन के मदद से टाइम पोर्टल तक खोलने में सक्षम बन गए, जिनकी मदद से एक व्यक्ति आने वाले फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता था। अब वैज्ञानिक मैसिव लेवल पर माइंड मैनिपुलेशन के सीक्रेट्स को अनलॉक कर चुके थे। उन्होंने 2 जगहों और 2 टाइमलाइंस के बीच में पोर्टल खोलने सीख लिए थे, पर अभी भी उनकी एक आखिरी कैपेबिलिटी बाकी थी, वो थी इंसानों की क्रिएटिविटी को हार्नेस करना। उन्हें जानना था कि क्या इसका इस्तेमाल करके सब्जेक्ट्स अपनी इमेजिनेशंस को रियलिटी में बना सकते हैं, या यूं कहें कि नेचर की फोर्सेस को बेंड करके उस चीज की संरचना कर सकती है जो उनका मन करता हो। इसके लिए उनके सबसे प्रॉमिसिंग और पावरफुल सब्जेक्ट डंकन कैमरॉन को कहा गया कि वो अपने दिमाग में कुछ भी अच्छा इमेजिन करे और अपने सामने उसे क्रिएट करने की कोशिश करे, प्रयास करे उस चीज को हवा और उनके सामने मौजूद नथिंगनेस से बनाने की। लेकिन जब वैज्ञानिक बचपन से करेले के पौधे पे खारा पानी छिड़क रहे थे तो अंत में आम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे। वैज्ञानिकों ने डंकन को सालों तक मेंटल ट्रॉमा और टॉर्चर दिया था उसकी साइकिक कैपेबिलिटीज को बदलने की कोशिश में, जिसके बाद उसका दिमाग इतना नेगेटिव हो गया था कि उसने कुछ अच्छा सोचने की कोशिश भी की तो भी उससे सोचा नहीं जा रहा था। धीरे धीरे वहां एक काला धुआं इकट्ठा होने लगा। पहले वैज्ञानिकों को लगा कुछ जल रहा है, मगर कुछ ही सेकंड्स में वो काला धुआं इकट्ठा होकर किसी मिस्टीरियस क्रिएचर का रूप लेने लगा और उसकी लाल आंखें बनाई
डंकन की इमेजिनेशन ने एक्चुअल में एक 12 से 15 फीट के मॉन्स्टर को जन्म दे दिया था, जिसने होश संभालते ही वहां तबाही मचानी शुरू कर दी। वैज्ञानिकों की गर्दन पकड़कर उसे एक झटके में तोड़ दिया और इक्विपमेंट्स इधर से उधर फेंकने लगे। कोई सोल्जर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, चारों तरफ बस खून और तबाही। और अंत में जब उस मॉन्स्टर ने डंकन की तरफ रुख लिया, तब डंकन ने अपनी बची कुची कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को बायोलॉजिकल कोर से डिसमेंटल कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे उसने उसकी रचना की थी। हादसे में वैज्ञानिकों की पूरी टीम समेत दर्जनों गार्ड्स मारे गए, मगर अगस्त 1983 की उस एक रात ने अमेरिकन्स के दिमाग में ये बात साफ बिठा दी कि अब इससे अगर वो एक भी कदम आगे आए ना, तो वो एक ऐसी ताकत को दुनिया पे छोड़ देंगे जिसे वो खुद भी संभाल नहीं सकते। सब्जेक्ट्स को तुरंत मार के ठिकाने लगा दिया गया। क्रू में अगर कोई बच भी गया था तो या तो उसे डरा धमका के शांत कर दिया गया या फिर दुनिया से दूर कहीं शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि सच की आग को छिपाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना की जाए, उसका धुआं अक्सर निकलने की जगह बना ही लेता है। इसको लेके ढेर सारी बातें आए दिन आती रहती है, कभी रिलायबल तो कभी अनरिलायबल सोर्सेज से कुछ ना कुछ लीक होता ही रहता है। जिसके बाद साल 2010 से 2012 के आसपास मैट और रॉस डफर नाम के दो भाइयों ने इसी सब्जेक्ट पे एक सीरीज पे काम करना शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा मॉन्टॉक। पर चूंकि ये नाम उनके लिए समस्या खड़ी कर सकता था, इसलिए उन्होंने इस सीरीज का नाम चेंज किया। सीरीज बन गई स्ट्रेंजर थिंग्स और मॉन्टॉक शहर बन गया हॉकिंस। ये सभी अपने आप में कहानियां हैं जिनमें से आधी सच्ची है तो काफी झूठी भी हो सकती है। पर आपको क्या लगता है और अभी तक का सीजन आपको कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है उत्तराखंड के एक ऐसे पहाड़ के बारे में जहां पर परियां रहती है, जिसे कहा जाता है खेत पर्वत। लेकिन आखिर यहाँ की मान्यताएं क्या है और ये परियां यहाँ पर क्या करती है, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।